नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका जवाब सभी को 21 जुलाई को आने वाले नतीजों से मिल जाएगा। लेकिन बेकाबू महंगाई पर लगाम कब लगेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। न तो केंद्र सरकार महंगाई से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती दिख रही है और न ही राज्यों की सरकार आम आदमी को राहत दिलाने को लेकर गंभीर है। ऐसे में सवाल यही है कि फिर चौतरफा महंगाई की मार से आम आदमी कैसे और कब तक उबरेगा। सवाल ये भी है कि अगर महंगाई कम नहीं हो सकती है तो इसे और बढ़ने से भी क्यों नहीं रोका जा रहा। हर दिन पेट्रोल डीजल के साथ ही जरूरी सामानों के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद आम आदमी की जेब और ज्यादा ढीली होने लगी है। जी हाँ, अब अगर आप डेयरी के पैक्ड प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर होटल में जाकर रहेंगे या अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होंगे अथवा फिर अन्य कोई जरूरी सामान खरीदेंगे तो उसके लिए आपको अभी की तुलना में ज्यादा दाम देना होगा। किसी वायरस की तरह तेजी से पांव पसारती ये महंगाई क्या कभी कम भी होगी या यूं ही आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ाती रहेगी। जनता मांगे जवाब में आप चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे मार गई महंगाई में। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में की गई सिफारिशों के बाद कई वस्तुओं के लिए माल और सेवा कर यानी जीएसटी में हुई बढ़ोतरी अब लागू हो गई है। लिहाजा अब तक जिन सामानों पर जीएसटी नहीं लगता था वो भी अब जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। किसी पर 5% जीएसटी लगा है तो किसी पर 12 से 18%। इसके अलावा पहले से जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुओं पर भी जीएसटी प्रतिशत बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि महंगाई अब और बढ़ गई है और उसके साथ आम आदमी की मुश्किलें भी। खैर, महंगाई की मार पर मार कब तक पड़ती रहेगी, क्या ये कभी काबू में आएगी या नहीं, और लगातार महंगाई के बढ़ने का बड़ा कारण क्या है, चलिए इनका जवाब जाने। उसके पहले झटका देने वाली महंगाई से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 18 जुलाई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, संसद के सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। दरअसल महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। अब कई जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर बोझ निश्चित तौर पर पड़ेगा। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि सरकार कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में ले आई है। जीएसटी की दरों में बदलाव होने के बाद पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इस पर सिर्फ 5% की दर से टैक्स लगता था। अब नारियल पानी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट पर जीएसटी की छूट मिली हुई थी उन पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा। दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दही, पनीर, लस्सी पर 5% टैक्स लगेगा। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पादों पर भी 5% जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, गेहूं और अन्य अनाज के साथ ही मुरमुरे पर भी अब 5% जीएसटी वसूला जाएगा, जबकि एटलस समेत मानचित्र और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। हाँ, अगर आप अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं तो आपको राहत रहेगी, क्योंकि ये जीएसटी से बाहर रहेंगी। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अगर आप होटल में ठहरेंगे या फिर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो भी आपकी जेब पर ज्यादा भार पड़ेगा। अब 1000 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12% टैक्स लगेगा। अभी तक ये छूट की श्रेणी में आता था। इसके अलावा 5000 रुपए प्रतिदिन से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5% जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू शामिल नहीं है। तो वहीं सोलर वाटर हीटर पर अब पहले के 5% की तुलना में 12% जीएसटी लगेगा। महंगाई की मार यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि चाकू, पेंसिल शार्पनर, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों के साथ ही एलईडी लैंप भी महंगे हुए हैं।
इन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। इन सब के अलावा सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह गृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 12 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। सोचिए, जहां आम आदमी की चौतरफा महंगाई से पहले ही कमर टूटी हुई है, ऐसे में अब जीएसटी दरों में बदलाव होने के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जीएसटी बढ़ने जा रही है, उससे बहुत परेशानी होगी आगे। अब कैसे क्या करेंगे मैनेज, महंगाई है और बढ़ जाएगी तो दिक्कत आएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है। पेट्रोल के, डीजल के, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उस पर फिर अपन जीएसटी की मार पड़ेगी जनता पर, तो पूरा व्यापार पे असर पड़ेगा हमारे। कोरोना के बाद से वैसे भी ढंग से व्यापार उठ नहीं पाया है। पूरा दूध, दही, दलिया पूरा जीएसटी लगा रहे हो। इधर मजदूरी बढ़ती नहीं है। 700 रुपये, 500 रुपये कोई ले जा रहा है, कोई नहीं ले जा रहा है। सरकार से ये है कि इन सारे टैक्सों को कम किया जाए, जीएसटी वगैरह को नहीं बढ़ाया जाए और हम आम इंसान के बारे में भी सोचा जाए। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। वो तो गवर्नमेंट के पास कमाई जाएगी, तो गवर्नमेंट जाएगी तो फ्री बांट रही, सब फ्री बांटना बंद कर दे तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, आटा, दाल, चावल, खाने का तेल, सब कुछ तो पहले से ही महंगा है। इस बीच अब महंगाई की और जो मार पड़ी है, उसमें अठन्नी कमाने वाला आदमी कैसे रुपया खर्च करेगा। ऐसे में बड़ा और अहम सवाल यही है कि अगर राहत नहीं मिल रही है तो मुश्किलों को और क्यों बढ़ाया जा रहा है। जनता अब सिर्फ और सिर्फ इसी सवाल का जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो हम आपको ये भी बता दें कि अब बैंकों में भी आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। दरअसल चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी वसूल किया जाएगा। मतलब राहत कहीं भी नहीं है। वैसे सरकार ने तमाम चीजों पर जीएसटी दर तब बढ़ाई है जब जीएसटी कलेक्शन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56% बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। यह लगातार 5वां ऐसा महीना रहा जब सरकार को जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। बावजूद इसके महंगाई कम नहीं हो रही है। खैर, महंगाई की जो मार है उस पर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता पवन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ आकाश जिंदल जी। जिंदल साहब का भी स्वागत है। और बिजनेस एक्सपर्ट अभिषेक मोदी जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों लोगों का भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्थशास्त्रियों से ही बात कर लेते हैं, फिर बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे। जिंदल साहब, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। जिंदल साहब, अब तो माने छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसमें अति मिडिल क्लास, जिसको लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, ये सीधे उन पे असर पड़ने वाला है। आटा, पनीर, दही, मट्ठा, नारियल पानी, इन सब में। जी हाँ, बिल्कुल, इससे आम आदमी पे असर पड़ने वाला है। और मैं कैटेगरिकली बता दूं, मैंने कई बार, जिस दिन से डिसीजन हुआ है, डिसीजन आज से करीब 15 दिन पहले हो गया था जी, इम्प्लीमेंटेशन डेट आज से, तब से मैं सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा हूं और जीएसटी काउंसिल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको रोल बैक किया जाए इस डिसीजन को, क्योंकि आज की तारीख में जी, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है जी। इन्फ्लेशन, आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है 4% ±2%, उससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। दूसरा, 2 साल देश ने कोरोना के देखे हैं। कोरोना से देश उभरना शुरू ही हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, यानी ओवरऑल लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। तो वी आर इन अ एरा वेयर पीपल्स इनकम हैव नॉट इंक्रीज्ड, वेयर एक्सपेंडिचर इज बलूनिंग लाइक एनीथिंग। और आज की तारीख में इतनी इन्फ्लेशन आम आदमी को तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीएसटी काउंसिल में ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी है। जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन आप तो जानते हैं, आप एक बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। इसके अंदर बीजेपी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें चाहे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, रीजनल पार्टीज भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो सारी पॉलिटिकल क्लास से, मुझे कुछ निराशा हुई है, मैं तो सारी पॉलिटिकल क्लास से रिक्वेस्ट किया कि इनको रोल बैक किया जाए, क्योंकि आम आदमी इस समय उसका कंफर्ट लेवल नहीं है, वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। और कई चीजों पे जो जीएसटी लगा है वो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक डाइट का हिस्सा है हमारी।
जी। चाहे वो प्री पैकेज या ब्रांडेड चीजें हैं, बट फिर भी वो बेसिक डाइट का हिस्सा है। जी। कई चीजों पे जीएसटी बढ़ा दिया गया है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र का मानना है कि बहुत से लोग इस पीरियड में ऐसे हैं जिनकी इनकम रिड्यूस हुई है। अब प्री कोरोना अगर उसकी इनकम 50,000 थी, आज उसकी इनकम 45,000 है, तो खर्चा उसका 50,000 से 55,000 हो गया है। सरकारें बात करती है अपनी डेफिसिट की, डेफिसिट जनता को समझा दूं कि जो कमाई और खर्चे के बीच में गैप होता है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं जो आम आदमी का डेफिसिट है उसकी चिंता कौन करेगा। उसकी जो कमाई 45,000 रह गई है, खर्चे उसके 55,000 हो गए हैं, तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं जो है पूरे दुनिया के टीवी चैनल पे आता हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ सरकारों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस समय आपका डेफिसिट बढ़ता है, बढ़ने दीजिए। आम आदमी का डेफिसिट प्लीज ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि उसके पास इस डेफिसिट को पूरा करने के साधन इस समय नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक हाई लेवल पे चल रही है, कोरोना की मार है, और हम इसके लिए सरकारों को दोष नहीं देते। हम ये मानते हैं कि पहले देश ने 2 साल कोरोना के देखे, वो भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी, हमारी सरकार का उस प्रॉब्लम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब 24 फरवरी से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वो भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोल्यूशन तो हम सरकारों से एक्सपेक्ट करेंगे ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देश की जनता तो सरकारों से ही सोल्यूशन चाहेगी। तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से इस तरह के रेट इंक्रीज करना, जीएसटी में क्या हुआ है, कुछ चीजों पे जीएसटी लगा दिया गया है, कुछ चीजों पे रेट इंक्रीज कर दिए गए हैं, कहीं पे भी जो है राहत नहीं है, राहत नहीं है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जीएसटी में रिलीफ दिया जाएगा। हम तो सरकार के बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर मेरे साथ टीवी शोज में मिलते हैं मुझे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप आम सहमति बना के पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं, जिससे पेट्रोल और डीजल में आम आदमी को रिलीफ मिले, क्योंकि जीएसटी में हाईएस्ट रेट जो है 28% है, जबकि हुआ ये कि बहुत सी चीजें जीएसटी में आ गई, बहुत सी चीजों पे जीएसटी बढ़ा दिया गया, तो आम आदमी के लिए तकलीफ बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात, आज इन्फ्लेशन सारी दुनिया का फिनोमिना है, हिंदुस्तान में तो हम 7% इन्फ्लेशन देख रहे हैं। यूएस जैसी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी है, वहां 41 साल के हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन 9.1% हुई पड़ी है, यूके में 9.1% हुई पड़ी है। और दूसरी चीज, सरकार को हमसे ज्यादा अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर इंटेंसिफाई होती जा रही है। अगर इसने और इंटेंस शेप ले ली तो कहीं ना कहीं से सैंक्शंस और जिस तरीके से बहुत से सामान समय पे नहीं पहुंच रहा, क्रूड ऑयल को लेके जिस तरीके से ओपेक ने अपनी पोजीशन ले रखी है, तरह तरह के एडिबल्स को ऑयल को लेके इंडोनेशिया जिस तरह का स्टैंड ले रहा है, ये चीजें तो आगे चल के वर्सन हो सकती हैं। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या आम आदमी का सहारा बनना चाहिए, या आज की तारीख में आम आदमी से ज्यादा टैक्सेस वसूलने चाहिए? अब है पूरी इज्जत के साथ, ड्यू रिगार्ड एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ना सिर्फ एक ग्लोबल इकोनॉमी जो सारी दुनिया में देखा जाता है, बल्कि एक नागरिक भी हूँ, एक वोटर भी हूँ। नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते हाथ जोड़ के विद ड्यू रिगार्ड एंड ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक था, क्या रैशनल थी, क्या थिंकिंग थी? आकाश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम उनसे पूछ लेते हैं। पांडे जी हैं, लेकिन अभिषेक मोदी जी से भी हम इसमें बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, सीए हैं। मोदी जी, जब जैसे मैंने कहा कि लगातार जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, बावजूद इसके सरकार क्यों बढ़ाती जा रही है? क्या सरकार के जो सुझाव देने वाले हैं, नीति निर्धारक हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है क्या कि इसमें मिडिल क्लास, ये जो आप अभी जिसको जीएसटी के दायरे में लाया गया है और जिसमें बढ़ोतरी की गई है, इसमें मिडिल क्लास पूरी तरह से पिस जाएगा? सर, एक्चुअली प्रॉब्लम मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की। जी। सरकार के पास आप देखेंगे रिवेन्यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, मंथ ऑन मंथ जो रिवेन्यू, जीएसटी रिवेन्यू है वो अपने पीक पे है। जी। अब प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फंड्स आ रहे हैं इस फंड्स को मुफ्त में बांट रही है। मुफ्त में बांट रही है कहने का ये मतलब है सर, रेदर देन गिविंग अ फ्री, उनको एक आदमी की इनकम किस तरह से बढ़ाई जाए उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, जो वो नहीं कर पा रही है। हो क्या रहा है कि एक तरफ तो आप वोटरों को लुभाने के लिए बोल दीजिए या जिस भी वे में बोल दीजिए, जो ये फ्रीबीज दी जा रही है ना, ये फ्रीबीज के कारण हमारा डेफिसिट इंक्रीज होता चला जा रहा है। डेफिसिट का मतलब ये है सर कि मेरी इनकम जो है वो कम है और मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है। जी। दूसरा, मैं कई बार बोला
कि हमारे वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है सर वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं रेदर देन रेवेन्यू नेचर के। अब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो किस तरह से है सर कि हमने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या हमारे डेवलपमेंट पे जिनसे इनकम के सोर्स बढ़ाए जाएं उस पर खर्चा करें, हम वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की, मैं शुरू से बार बार बोल रहा हूँ। और अभी तो आप मेरे को बोल रहे हैं कि ये जो रेट्स इंक्रीज करे हैं सर, ये जो रेट्स इंक्रीज करे हैं ना ये बेसिक प्रोडक्ट पे है। इस प्रोडक्ट से बनने वाले जो फिनिश गुड्स हैं उसके कारण कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी आप उसका अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि कारण ये दूध, पनीर, घी, मट्ठा, मुरमुरे, ये सिर्फ कई चीज़ों में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अगर ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं तो जब इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो आप सोचिए उसकी प्राइसिंग में कितना इम्पैक्ट आएगा। एक दूसरा सर मैं ये बोल रहा हूँ जो इस बार की जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो क्यों लिया, किस कारण से लिया, बिल्कुल मतलब अस्मरणीय है। कारण ये है, आप ये बताइए कौन आदमी हॉस्पिटल अपनी इच्छा से जाता है? कोई नहीं जाता। उन्होंने 5,000 से ज्यादा रुपए के हॉस्पिटल के रूम रेंट पे जीएसटी लगाया है। क्यों? क्या वहां पर क्या सुविधा मिल रही है? क्या सुविधा लेने जाता है? क्या वो एक होटल का रूम है? नहीं। क्या कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से हॉस्पिटल जाता है? नहीं। तो सरकार को उस पर रियायतें देनी थी कि उसको और इंक्रीज कर दिया गया। आप देखिए सर, सबको कोरोना में प्रॉब्लम हुई, क्या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के अलावा किसी दूसरे को जब आप बैठते हो तो वहाँ पे एक मामूली सा वो होता है जिसके ऊपर वो तकिया और गाल वो भी नहीं देते हैं, चादर। तो जब इस तरह से चीजें सोच रही है तो क्या सोच के, एक दूसरा होटल रूम्स के ऊपर 1,000 रुपए से नीचे पे हमारे वहाँ जीएसटी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि सर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको अगर रहने के लिए कोई एकोमोडेशन की जरूरत है तो एटलीस्ट उसको ज्यादा पे ना करना पड़े। मतलब अब आप ये सोचिए कि अगर वो 1,000 रुपए का रूम लेता है, 12% जीएसटी है तो उसको 1,120 रुपए देने हैं। तो सर मुद्दा ये है कि अभी तो प्राइस इंक्रीज हो गया। अब आप ये बताइए कि आदमी की इनकम तो वहीं की वहीं है और एक्सपेंसेस उसके बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी तो शुरुआत है। क्योंकि एक अंदाजा और अनुमान लगाते ही अगर ये सब चीजें इंक्रीज हो रही है तो आगे कितनी प्रॉब्लम होगी। और इन्फ्लेशन, जैसा अभी जिंदल साहब ने भी बताया कि अमेरिका में 9.1 विच इज वेरी हाई, 42 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में ये बोल रहे हैं कि ये पीक उसने ले लिया है, यहां से कम होगी। सर अभी तो रशिया यूक्रेन वाला प्रॉब्लम, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दूसरी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्रूड ऑयल्स को लेके प्रॉब्लम चल रही है, एवरीबडी थिंकिंग कि क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ जाए तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हो जाए। अरे पास ऑन कहाँ कर रहे हैं हम? अगर प्राइस नीचे भी आता है तो वो पास ऑन नहीं करते। गवर्नमेंट तो अपना रेवेन्यू उसके ऊपर एज इट इज ले रही है। साथ में आप ये देखिए कि पेट्रोल प्राइजेस पे, एलपीजी प्राइजेस पे बेहताशा इंक्रीज की जा रही है। तो ये सब चीजों के कारण प्राइसिंग और बढ़नी है, इन्फ्लेशन और बढ़नी है। तो ये मतलब किस तरह से कंट्रोल किया गया वो मतलब समझ के परे है। जी चलिए, पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। पांडे जी, हमारे दोनों आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात आपने सुन ली होगी। निश्चित तौर पे उनके जो अपने व्यूज हैं, जो उनका अपना सोच है, उसमें ही कई सवाल निकल के आ जा रहे हैं। साथ में एक पूरक प्रश्न आपके साथ ये है कि अब जो 1,000 से कम होटल लाज कह सकते हैं उनको, जहां 1,000 से कम में कमरा मिलता है, वहां कौन रुकता होगा? निश्चित तौर पे निचला तबका ही रुकता होगा। बाकी सब 2,000-3,000 से नीचे कहीं भी कोई होटल रूम नहीं मिलते। एक शहर से दूसरे शहर में जाता है जिसमें किसान भी हैं, दूसरी मंडी में जाने का प्रयास करते हैं, दूसरी मंडी में जाते हैं तो वो किसी लाज जैसे होटल में, लाज जिसको कह सकते हैं, वहाँ 1,000 से कम में रूम में ले लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। अब वहाँ भी लगा दिया जीएसटी, इसके पहले नहीं था। हॉस्पिटल का आपने सुन ही लिया है। अब हॉस्पिटल कौन जाएगा? जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से परेशान होगा, बीमार होगा। एक तो उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, बीमार है, फिर हॉस्पिटल जाएगा उसको, और हॉस्पिटल वाले कोई फर्क नहीं पड़ना है, आम आदमी को ही मारेगा ये। जी जी पांडे जी।
बस आपकी बात बिल्कुल मैंने ध्यानपूर्वक सुना है जी अपने नेगेटिव पक्ष इसके बहुत उजागर किए गए हैं जी लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव पक्ष भी हैं जी जैसे हमने ट्रैफिक चार्जेस को जो 18% था उसको घटा करके 5% कर दिया है जो आर्टिफिशियल लिम्स में हम 18% पहले जीएसटी ले रहे थे उसको भी हमने घटा करके 5% के दायरे में ले आए किसको 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 फिर से बताएं आर्टिफिशियल लिम्स के जी आर्टिफिशियल लिम्स भी एक जरूरतमंद के लिए बहुत आवश्यक रहता है ऑपरेशन में जैसे आंख का लेंस है जी उसके ऊपर भी 18% जीएसटी था उसको भी घटा के हम 5% के दायरे में ले आए जी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने इंस्लाइड किया है जी हाँ जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बात कही मैं जी मान सकता हूँ कि कुछ मैनेजमेंट में तकनीकी खामियां हो सकती हैं जी लेकिन उस तकनीकी खामियों का भी सुधार किया जाना भी आवश्यक है जी। लेकिन यहाँ इनको ये भी मानना पड़ेगा कि जो हमारा ये जीएसटी पे स्लैब रेट था आज से 2 वर्ष पहले स्वयं मोदी जी ने कहा था जी। कि हम इन चीजों पे जीएसटी लगाने नहीं जा रहे और इसका आपको लाभ मिल रहा है जी। तो क्या कारण बना कि हमको उसको जीएसटी के दायरे में लाना पड़ा क्योंकि तू डाल तो हम पात अगर मैं ये बात सत्यता से बोलूंगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात कहीं दूर तक जा सकती है लेकिन अब आपके चैनल पे मुझसे कहा गया तो मैं सत्य बोलूंगा भी जी कि कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने ही ब्रांड के साथ एक दूसरा छोटा ब्रांड लगा दिया जिसका कि कोई समाज जो बड़ा प्रचलित ब्रांड नहीं है और उस ब्रांड पे बिना जीएसटी लगाए वो माल अपना बेच रहे थे और उसको भी जीएसटी के दायरे में लाना बहुत आवश्यक था क्योंकि एक बहुत बड़ा अगर कोई कंपनी आज टर्नओवर कर रही है 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक का टर्नओवर कर रही है और वो अचानक उसका टर्नओवर जो है वो कम होता है तो ऐसे आइटम्स पे ध्यान जाता है और जब ये बाजार से शिकायतें आई और जब इनको देखा गया कि नहीं ये एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है जो उसको कवर करने के लिए अब भी आटे पे अगर आपने आटा 24 किलो लिया तो आप जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा है 2 किलो आटा लेने वाला जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा है उसको अभी खुले माल को फ्री रखा गया है तो अभी उन चीजों को भी स्लैब में लाना बहुत आवश्यक है जो आटा पैक्ड है वो जीएसटी के दायरे में आ रहा है पांडे जी नहीं जो पैक्ड है जो आटा पैक्ड है वो तो पहले भी आ रहा था जी वो कहाँ नहीं आ रहा था मैं तो वो कह रहा था कि जो लोकल कंपनीज थी उन चीजों को मेरा इसमें फोटो नहीं दिख रहा सर इंडस्ट्रियल और तो जो लोकल कंपनीज थी उनको लेने की बात हमने रखी है 25 किलो से ज्यादा आटा खरीदेगा इंडस्ट्रियल और 25 किलो में नहीं, इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर 24 है किलो तो पे। एग्जम्प्ट है नहीं हाँ जी जी तो बड़े अगर हम लोगों के लिए तो ऐसी- वैसे भी एग्जम्प्ट है तो हम उन चीजों को अगर लेके साथ में चल रहे हैं हमें अपने टैक्सेशन को भी देखना है उस फॉर्म को भी बिगड़ने नहीं देना है और हमारी राष्ट्रीयता की भावना भी आहत ना हो अगर हम राष्ट्रीय भावना के साथ अगर हम जीएसटी दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हमें आवश्यकता है देश की क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी नहीं करना चाहिए आज सरकार उसका सदुपयोग भी कर रही है और हर क्षेत्र में सदुपयोग कर रही है जहां पूरे विश्व में अभी हमारे कुछ एक्सपर्ट ने बताया कि विगत फरवरी से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है सारी अर्थव्यवस्था सबकी चरमराई हुई है हमने कोरोना काल में भी ये स्थिति आई थी लेकिन एक बात मैं पूरी तरह से मान रहा हूं कि जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बात बोली है कि फ्री कल्चर को समाप्त करना चाहिए तो बहुत अच्छी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी परसों जब भी यहाँ पे बुंदेलखंड का मार्ग का उन्होंने शिलान्यास किया है प्रारंभ किया है उद्घाटन किया है तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि फ्री कल्चर को हम समाप्त करने जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो फ्री कल्चर है वह उनके निगाह में है और जब फ्री कल्चर समाप्त होगा तो धीरे 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 इन व्यवस्थाओं पर भी लगाम लगेगी पांडे जी आपने बहुत अच्छी बात की पांडे जी निश्चित तौर पे आप एक एक्सपर्ट लाइन हैं मुझे और बोलनी है सर एक लाइन और बोलनी है जी ये 5,000 जो अब हॉस्पिटल में अगर जाइए तो हॉस्पिटल निश्चित तौर पर लोगों के इलाज के लिए हैं और अगर मैं देखूं तो लोगों ने सरकारी अस्पतालों में आज बहुत अच्छी सुविधाएं हम दे रहे हैं हमारे बहुत से सरकारी अस्पताल है जो बहुत से काम कर रहे हैं ये पहले ऐसा होता था कि सरकारी अस्पताल न के बराबर थे अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है वो अच्छे हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं जो पीजीआई की टक्कर के अस्पताल खुल रहे हैं जहाँ 14 पीजीआई यहाँ खुल रही है पांडे जी उस तरफ हम न जाए स्वास्थ्य महकमे में न जाए आप हॉस्पिटल हर जिले में कहाँ खोले धरातल में जाएंगे तो आपको यथार्थ पता चल जाएगा नहीं अस्पताल हमारे चल रहे हैं लेकिन 5,000 रुपए के कमरे पर अगर जीएसटी लिया जा रहा है तो मुझे लगता है वो कतई गलत नहीं है वो 5,000 रुपए से ऊपर के रूम में और जो 1,000 से कम कमरे में आम आदमी छोटा आदमी जाके रुकता था उससे भी आप लेने लगे हैं आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने कई मामलों में 12 से घटाकर 5% कर दिया आपने किसमें की रोप वे के जरिए परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों में कर दी लेंसेज वगैरह में कितने लोग इस लगवाते हैं लेकिन मोतियाबिंद तो हम सभी को होना है बहुत मुश्किल से लोग बच पाते हैं सर चलिए वहां आपने 5% घटा दिया बाकी बढ़ा दिया
5,000 रुपए के रूम रेंट के लिए मैं उस पर कतई सहमत नहीं हूं। हमें लगता है कि जो रूम रेंट 5,000 रुपए अस्पताल ले रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, उनको वो जीएसटी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेट अस्पतालों को पैसा, अगर वो पैसा कमा रहे हैं, ये प्राइवेट अस्पताल थोड़ी देंगे, ये आम आदमी देगा। लेकिन आम आदमी लेगा, सब तो कवरेज से हैं, 90% सब तो कवरेज पे है सर। वो कहाँ एलआईसी वाले दे रहे हैं, जो ये हेल्थ कार्ड वाले कहाँ दे रहे हैं? तो वो सब उस दायरे में आएंगे, पैसा तो उनको देना है जी, तो देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर 5,000 से ऊपर वाला वो पे कर सकता है। एक हमारे यहाँ मैंने कई दर्शकों से बात की, कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि हालांकि गरीबों को आप बहुत अच्छा फ्री अनाज दे रहे हैं, उनका पेट पालन कर रहे हैं, लेकिन जो फर्जी गरीब हैं ये उसका उपयोग जो कर रहे हैं, अगर इस पे आप नियंत्रण जिस दिन करेंगे ना, उस दिन आपको जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो फ्री योजना सरकार की चल रही है उसमें वही तो मैनेजमेंट की बात है कि जो अधिकारी हैं उनका अभी सोचने का नजरिया पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुआ है। आज से 8 से 9 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी जो अधिकारियों का जो है वो अपने को गवर्नमेंट मान के चल रहे हैं, वो अपने को वो ये नहीं है, वो अपने को लोक नायक मान रहे हैं, वो ये लोकतंत्र के अपने को सर्वेंट नहीं मान रहे हैं, वो अपने को सर्वेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, सेवक मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने उनकी मानसिकता। पांडे जी हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ हैं मोदी जी, एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, फिर हमने पवन शर्मा जी के पास जाएंगे। जी मोदी सर ने अभी बोला फ्रीबीज के लिए, मैं आपको ऐसे बात बोलूं कि अगर आपने राशन की दुकान पे देखा हो तो वहाँ पर एक आदमी 80,000 की बाइक से 40,000 की मोबाइल हाथ में लेके और वहाँ पे खड़े होकर बोलता है कि मेरे को 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 3 रुपये का अनाज दे दो। वो गरीब कैसे हुआ? ये बताइए कि आप ये बोल रहे हैं कि नौकरशाही वो मानने को तैयार नहीं है कि वो नौकर है, तो कौन कंट्रोल करेगा सर? इज देयर एनी लैकुना इन द मैनेजमेंट? वो आप ही का दोष है सीधे सीधे। There is a lacuna in the management. I do agree with you. There is a lacuna with the management, and we should be fearful of that कि we have to change in that habit. और वो कानून से ही होगा, धीरे धीरे स्वतः हो जाएगा। और जनता भी जागरूक है, आप जैसे लोग हैं जागरूक हैं, हम लोग भी जागरूक है, सरकार भी बराबर निरंतर प्रयास कर रही है, तो वो भी दायरे में आएंगे। छापे इसीलिए पड़ते हैं। और आप देखिए कि अगर जो पहले 5 साल 6 साल में छापे पड़ा करते थे, अब 6 महीने में उतने छापे पड़ रहे हैं और अधिकारी ज्यादा जा रहे हैं, सामान्य नागरिक नहीं जा रहा है उसमें जी, वही उन्हीं के पास खजाने निकल रहे हैं, वही लोग अंदर जा रहे हैं। चलिए अब 7 साल हो गए आपको, 8 साल होने जा रहे हैं, वो तो कंट्रोल करिए, इतने बहुत समय होता है कंट्रोल करने में। पवन जी हमारे साथ है। पवन जी, निश्चित तौर पे जब 65 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, 400-450 गैस सिलेंडर हुआ करता था, प्रतिपक्ष में रहते हुए एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर से लेके राज्यों की राजधानी के सड़कों तक वो निकल पड़ते थे। लेकिन इतना सब हो रहा, 100 के पार पेट्रोल जा रहा, डीजल जा रहा है, 1052 रुपए गैस सिलेंडर हो गया है। आम आदमी के बस का नहीं है अब गैस भरवा पाना। हमें लगता है वो फिर से पुराने काल में जाएगा, लकड़ी बीनेगा और उससे अपना खाना बनाएगा। ये इसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पे जो विपक्ष बैठा है वो भी दोषी है, क्योंकि वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा सही ढंग से। सब दोषी है। त्रिपाठी 2014 के बाद में विपक्षी दोषी है, सरकार तो दोषी है ही नहीं जी। क्योंकि मैंने देखा कि आप जैसे कुछ चंद पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, बाकी तो कोई करता नहीं है। रही बात ये कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। नहीं, माफ करिएगा पवन जी, आप विपक्ष में बैठे, देखिए लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता तभी लोकतंत्र चलता है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपने सुना होगा मैं पांडे जी से सारे वो सवाल किए हैं जो आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास तबके की जो रीढ़ टूट रही है, सारे सवाल किए। हमारे आर्थिक विशेषज्ञों ने भी सवाल किए। वही सवाल आपसे है कि अगर प्रतिपक्ष मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाए तो हो सकता है सरकार पे कोई असर पड़े। मैं वो ही कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, आप जैसे कुछ चंद पत्रकार ही हैं जो सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि विपक्ष भी जो है वो अपना जिम्मेदारी खूब बखूबी से निभा रहा है और सड़क से लेकर रोड तक या संसद तक काम करते हैं, लेकिन इस अलोकतांत्रिक तरीके से उस आवाज को सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। और अगर देखें तो अभी जो महंगाई का जो तड़का इन्होंने लगाया है, ये बेसिकली जो चुनावी चंदे देने वाले जो पूंजीपति मित्र हैं उनको ये फायदा पहुंचाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले आप अगर देखें, पहले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को महंगा किया, अब आज आटा, दाल, चावल या दूध, इनको महंगा करने का काम इन्होंने किया है।
अभी हमारे भाजपा के साथी पांडे जी ने बोला कि जो छोटे जो खुले पदार्थ हैं उनके ऊपर कोई महंगाई का फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप देखें त्रिपाठी जी, कहीं पे भी देखिए, अगर कहीं पे महंगाई बढ़ती है या कोई पैसे अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट नीचे तक जाता है। ऐसा है कि नहीं जाता? क्योंकि आज कल से ही अगर दूध वाला जो हमारे यहाँ दूध लेके आता है वो ये कह देगा कि मार्केट के अंदर 52 रुपए या 2 रुपए बढ़ गए हैं तो मेरा भी 2 रुपए से कल से बढ़ जाएगा। वो चाहे खुला लेके आए या पैक्ड दूध लेके आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात है कि अभी जो ये फ्री जो बात करें कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी बांटने का जो काम किया है वो उन्होंने खुद ने किया है। आप देखिए यूपी के इलेक्शन में खुद बड़े बखान करते थे कि हमारी वो जो देखिए हमारे एक बुढ़िया मुझे मिली और उसने मोदी जी को ही वोट दूंगी क्योंकि चावल मोदी जी देते हैं। मोदी जी कहीं अपनी जेब से चावल नहीं देते हैं या राशन नहीं देते हैं, हमारा ही टैक्स का पैसा है जो मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। रही बात ये कि सिर्फ गरीब लोगों मोदी जी की योजनाओं का बखान किया था बुढ़िया ने। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो उन्होंने गरीबों के लिए उनकी योजनाएं बेहतर है ना फिर तो। मैं वो तो फिर वो आप आज वो क्यों बात करें कि हम रेवड़ी बांटने का जो काम हम लोग कर रहे हैं वो अगर गरीबों के लिए अगर कोई दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं तो उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि सरकार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अब ज्यादा इसको सहन नहीं कर सकती है। आप अगर देखेंगे जो सब्सिडी मिलती थी गैस के ऊपर 400 रुपए का जो सिलेंडर था आज 1100 रुपए में कर दिया। कहाँ गई वो उज्ज्वला योजना जिसके ऊपर ये बहुत ढिंडोरा पिटा करते थे? वो उज्ज्वला योजना आज फेल हो गई है। कहाँ गई? आज गरीबी रेखा से आगे की बात करते कि हमने गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ा दिया लोगों को। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो भारत का इंडेक्स उसके अंदर बहुत नीचे चला गया। हम लोग शायद केन्या से भी नीचे चले गए हैं। रही बात है कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, खुद कबूल कर रहे हैं कि अभी जो नीचे की जो अधिकारी है वो अभी तक सही तरह से काम नहीं कर पा रहे। तो जिम्मेदारी किसकी है? वो अगर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी नाकामियों को दूसरे के ऊपर डालना शायद भाजपा को जिम्मेवारी उनकी भी है और प्रतिपक्ष की भी है। अगर प्रतिपक्ष पोल खोलना चालू करे तो बहुत सारी स्थितियां सुधर सकती हैं। आपने देखा त्रिपाठी जी, पोल खोलने के लिए तो अब शब्द भी बंद कर दिए उन्होंने। जिन शब्दों के ऊपर सरकार जो विपक्ष था अपनी पोल खोलता था उनके ऊपर बैन लगा दिया। आप देखिए, अगर उन्होंने प्रदर्शन का अगर संसद के अंदर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसको भी बैन कर दिया उन्होंने। आज अगर संसद को ठप किया गया है, किसने किया? सरकार ने किया, कोई विपक्ष ने नहीं किया। विपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए उनसे समय मांगा था। अब वो समय जो है उन्होंने दिया नहीं है और कोई डिस्कशन नहीं है और उसी के ऊपर काम शुरू कर दिया उन्होंने और उसको संसद को बंद कर दिया। जी जी, मैं कहना चाहूंगा इस बारे में। जी पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पांडे जी आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा। सारे सवालों का उत्तर पांडे जी आपको ही देना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हैं आरपी श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपकी इस पे टिप्पणी चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, जो विपक्ष में हम रहे हैं और हमने उस पांडे जी एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी टिप्पणी आ रही, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2-3 बातों का उल्लेख किया है हमारे आर्थिक सलाहकार साथियों ने। जी, पहली बात है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ने की बात करा। जी, मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें सरकार जो है इनको मैनेज करना इसको सरकार का काम है। सबसे बड़ी बात है, आज मुद्दा था कि महंगाई जो जीएसटी क्यों इंक्रीज किया गया। जी, ऐसे ऐसे उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया गया जिसकी सीधी मार जो है लोअर मिडिल क्लास, इवन गरीब पर भी पड़ती है। अब बताइए, गरीब का बच्चा भी तो पढ़ता है, मानचित्र पर आपने जीएसटी लगा दिया। हाँ, एटलस पे। हाँ, एटलस पर। मेरा ये कहना है कि इन सारी चीज़ों पर जब जो अभी तक अछूती थी कई चीज़ें जिन पर आप जीएसटी लगा रहे हैं, तो एक चीज़ और भी देखना होगा कि क्या लोगों की आय बढ़ रही, इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम नहीं बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ता जा रहा है। एक तरह से उनका जो है आर्थिक संतुलन खराब हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार रही हो, जो भी सरकार, उसका काम है कि लोगों के हित के लिए काम करना, न कि महंगाई की इतनी मार लोगों के ऊपर थोप देना जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ जाएं लोगों की, आम लोगों की। जहाँ तक सरकार में अभी आप बात हो रही थी कि जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन था पिछले दिनों में काफ़ी कुछ हो रहा है। अब जब हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? अगर मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है तो किसका पार्ट है? सरकार का पार्ट है कि आम लोगों का पार्ट है? इसका मैनेजमेंट उनको करना है। मेरा इस मामले में सिर्फ एक ही कहना है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, बहुत सारी चीज़ों का
उल्लेख कर रहे हैं, बिल्कुल देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्री में कोई चीज़ बंटनी नहीं चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं। फ्री में बांट कौन रहा है? या तो राज्य सरकारें बांट रही है या केंद्र सरकार बांट रही है। और राज्य सरकारें सबसे ज़्यादा किसके पास हैं? भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में, 16 जिलों में, 16 राज्यों में। अब 17 हो गई महाराष्ट्र। हाँ, इन राज्यों में भी रेवड़ी बट रही है। जहाँ पर इनकी सरकारें नहीं, वहाँ भी रेवड़ी बांटी जा रही है। बात ये नहीं है कि गरीबों को उनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनको पूरी सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदुस्तान में देता है उसका कहीं कोई ध्यान नहीं देता है। और रही बात है कि यही वजह है कि इनकम लोगों की आय घटती जा रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस बारे में सोचना होगा सरकार को। बिल्कुल। हमारे साथ है अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं। यामिनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यामिनी जी, जो 47वां जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जो भी सिफारिशें हुई थी वो लागू हो गई। जब तक राज्यों की भी अनुमति नहीं, तो निश्चित तौर पर 17 राज्य उन्हीं के पास है, अनुमति तो मिल ही जाएगी उनको। अब जो छोटी छोटी चीजें जो आप भी समझती होंगी, जो मिडिल क्लास और अति मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उपयोग होता है, जिसमें मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अनाज भी अगर उसको सुखा के बेचते हैं उसमें भी जीएसटी लग गया। इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? जो मुझे लगता है आम आदमी पे पड़ेगा, मध्यम वर्गीय परिवार पे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जीएसटी बढ़ाने से सीधा असर जो है कंज्यूमर पे पड़ता है, जो भी ग्राहक है उसके ऊपर पड़ेगा। और उनका जो उनके लिए जो महंगाई है वो ज्यादा हो जाती है और उनके जो खरीदने की क्षमता है उस चीज को वो कम हो जाती है। पर ये जरूरी बात है देखना कि किन चीजों पे, जैसे आपने कहा सूखी चीजों में है वो कितना वो कंज्यूम करते हैं और कितना उसके ऊपर असर जाएगा। माना जाता है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने टैक्स को जो है पे नहीं करता, वो सीधा कंज्यूमर पे डाल देता है। तो जब सरकारें कोई भी टैक्स लगाती हैं तो वो सीधा कंज्यूमर के खाते में ही जाता है। जी, निश्चित तौर पे। यामिनी जी, कुछ कह रही हैं आप अभी? नहीं जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि इसका सीधा असर एक कंज्यूमर पे ही पड़ेगा और उसके लिए जो खरीद है वो मुश्किल हो जाएगी उसकी चीजों की। बिल्कुल। इन चाहे जो पैक्ड सामान है, ये इस पे भी जो आपने कहा है कि जो उत्पादन करता है वो अपने ऊपर नहीं लेता, आम आदमी पे ही जाता है। हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, ये सब कंज्यूमर आम आदमी से ही, अपने ग्राहकों से ही वो वसूलेंगे। मोदी जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे हमारे पांडे जी से? सर, मैं ये बोल रहा था जी, आप इन सब चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रह गई, वो ये है कि मैं दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पे देता है, चाहे वो रहने के लिए दे, चाहे वो कमर्शियल यूज़ के लिए दे, अगर उसने पंजीकृत व्यक्ति को दिया है, अगर उसने पंजीकृत व्यक्ति को दिया है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसे जीएसटी लगा के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी सरकार को भरना पड़ेगा। एक बार फिर से बताइए किस तरह से? सर, मेरा कहना है कि मेरा एक मकान है, मैं उसको किराए पे देता हूँ, किसी को भी किराए पे देता हूँ, चाहे वो रहने के लिए दूँ चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए दूँ। पहले अगर मैं इसको रहने के लिए, मतलब खुद के रहने के लिए देता था तो जीएसटी नहीं लगता था। अगर मैंने कमर्शियल यूज़ के लिए दिया है तो उस पर मुझे जीएसटी भरना पड़ता था। अब वो भी 2,40,000 रुपये से ज़्यादा होता था। तो अब ये हुआ है कि अगर मैं अपना मकान किराए से दिया है, किसको दिया है? जो रजिस्टर्ड पंजीकृत व्यापारी है जीएसटी के अंतर्गत, तो उसे मेरे दिए हुए किराए पे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से सरकार को भरना है। पांडे जी, मेरी वो जीएसटी, वो बिल्कुल इन्होंने सही कहा है जी। जो इन्होंने रेंट पे दिया है उसको जीएसटी इनको देना पड़ेगा, वो जीएसटी इनको पे करेगा और बाद में ये जीएसटी वहां जमा करेंगे और वो अपनी जीएसटी वहां क्लेम कर लेगा, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो घर में अगर वो किराए पे रह रहा है तो वो सुविधा के लिए वो जीएसटी इनके पास आएगी, लेकिन ये अपनी जेब से जीएसटी देने नहीं जा रहे हैं। पहले ये वो जीएसटी वसूल रहे हैं और वही जीएसटी वहां जमा कर रहे हैं। देखिए मैकेनिज्म को समझिए आप।
आज की स्थिति क्या है कि अगर आप पैसा ले रहे हो जीएसटी के जरिए, समस्या कहाँ आ रही है कि जो बीच का आदमी है, अगर वो जीएसटी एक बार चार्ज कर ली गई तो दोबारा अगर किसी लेवल पे जो व्यापारी चार्ज कर रहे हैं, मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं लाना, मुझे लग रहा था कि ये इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हैं, वो उन शब्दों को ज्यादा अच्छा डिफाइन करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया है। तो मुझे भी कहना पड़ रहा है कि जो व्यापारी हैं, अगर वो व्यापारी किसी तरह से उस टैक्सेशन को बचाने के लिए और वो कंज्यूमर से भी जीएसटी ले रहे हैं, तो वो गलत है। उसको कैसे क्रॉस चेक करके पकड़ा जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज अगर रुक जाती है तो मुझे लगता है जीएसटी का बेनिफिट अगर आएगा तो वो कंज्यूमर को मिलेगा, और जो नुकसान है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो पैसा एक ही बार पे होगा। यही उसका पर्पस था जीएसटी का। लेकिन मुझे लगा उसी के लिए मैंने कहा ये रोक लगाई गई है। जहां तक हमारे साथी ने कहा, मैं सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी, जबकि ये विषय विषयांतर है लेकिन मुझे उसको कहना जरूरी है, सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पे काम किया है, विपक्ष के रूप में हमने भूमिका निभाई है, लेकिन हमने मर्यादा को तार तार नहीं किया। आज कम समय में इन्होंने मर्यादाओं को पूरी तरह से लांघ दिया। आज नैतिकता संसद में देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में उन शब्दों पर रोक लगाना नितांत आवश्यक था, जिन शब्दों का आप उसके प्रयोग से बचे। दूसरी बात, संसद पूरा आईना है पूरे देश का, जहां पूरे देश के लोग नहीं विश्व के लोग भी उसको देखते हैं, उनको दिखे कि हम कैसे ट्रेंड पार्लियामेंट्रियन हैं, अपने को साबित करें। तो ये जो इन्होंने बोला ये पूरी तरह से गलत है, और आज जिस मर्यादा को इन्होंने उल्लंघन किया है उसको अगर हमने रोकने का प्रयास किया है तो उस पर इनको दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मर्यादित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पांडे जी ये तो मैं मानता हूँ, यही इस देश का संस्कार है। पांडे जी मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते थे। कांग्रेसी संसद नहीं चलाते थे, कांग्रेसी संसद नहीं चलाते थे, संसद बंद रख करके काम बाहर से करते थे। हमने वो संस्कृति खत्म की है। आज संसद चलाने की संस्कृति हमने पैदा किया है। संसद चलती है, पार्लियामेंट चलती है, और पार्लियामेंट्री बहस करने की जगह है। आज हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, एक हेल्दी डिबेट हो रही है, इससे जनता को भी लाभ है और कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, निकलेगा। अगर हम डिबेट ही नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा? तो पार्लियामेंट में ये लोगों ने बंद किया। चलिए मुद्दा दूसरी तरफ चला गया है। मैं ये मानता हूँ पांडे जी, मैंने खुद पवन जी से कहा है कि मजबूत विपक्ष बीजेपी निभाते रोल अदा करती थी। मैंने बताया ना कि 65 रुपए और 400 रुपए में आप लोग दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी तक हाहाकार मचा देते थे। आज आप 1052 उज्ज्वला योजना आप बताते हैं, अरे उसको आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, अब उसको रिफिल कौन कराएगा? 1000 में करा पाएगा? वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, वो रिफिल भी हो रहा है, अभी फिर रिफिल हुआ है। अब बोलने के लिए उनको पता ही नहीं कि रिफिल हमने दोबारा भी किया है, और हम रिफिल करने का मार्ग बना रहे हैं। हम उनको आर्थिक रूप से समृद्ध भी कर रहे हैं, और उसी पर हमारा काम हो रहा है। कितने दिन में रिफिल करते हैं पांडे जी? आज कितने महीने? देखिए 4 सिलेंडर देने की बात रखी है हमने जी। हम 4 सिलेंडर दे रहे हैं उनको मुफ्त में, और 4 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं, तो अब उसके उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति में भी आगे बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि फ्री की स्थिति समाप्त हो और लोग आत्मनिर्भर बने। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। फ्री की स्थिति तो आपने और बढ़ा दी। दूसरा विषय, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम टैक्सेशन से ही होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये जो जीएसटी है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को जाता है, उसको भी देखना चाहिए। मुझे लगता है अर्थशास्त्री लोग ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे इस विषय को। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इसको क्लियर करें कि कितना बड़ा हिस्सा राज्य के पास जाता है और कितना हिस्सा नहीं, बिल्कुल जाता है, राज्य के पास जाता है। लेकिन जो पहले राज्य टैक्स लेती थी वो जीएसटी के दायरे में आप नहीं है। अब राज्य सरकार टैक्स ले नहीं सकती है, अब आपके पास जाता है, फिर आप देते हो राज्य को। पहले यही सेल टैक्स एक ऐसा था कि वो लगता तो था, लेकिन जो धन राज्य के रूप में, राजस्व के रूप में एकत्र होना चाहिए था, वो धन सरकारी अधिकारियों के जेब में रहता था। वो तो अभी भी हो रहा है, आपने खुद स्वीकार किया है। नहीं, मैंने ये नहीं स्वीकार किया, मैंने मिसमैनेजमेंट स्वीकार किया। हाँ, मैनेजमेंट कौन करेगा? अधिकारी। मिसमैनेजमेंट स्वीकार किया है, और मिसमैनेजमेंट अधिकारियों का है कि वो सरकार आपकी है, प्रशासन को कंट्रोल करना आपका काम है। हम भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि बर्खास्तगी भी हो रही है, लोग जेल भी भेजे जा रहे हैं, FIR भी हो रही है, वो भी आप देख रहे हो। मैंने उनके मानसिकता पे सवाल जरूर खड़ा किया कि अभी उनको मानसिकता धीरे धीरे सुधर रही है, और बहुत जल्दी सुधर भी जाएगी। थोड़ा सा समय और चाहिए, सुधर जाएंगे सब। लेकिन जो इतने वर्षों से मानसिकता बिगड़ी है, उसको एक पल में सुधार नहीं सकता कोई। 8 साल हो गए सर सुधरे। पांडे जी, 8 साल हो गए आपको।
8 साल में फिर भी काफी हद तक लाइन पर आया है मामला। वो भी आज अगर 75% 80% मामला चल रहा है आज। अच्छा, अगर 20% लोग हैं वो भी सुधर जाएंगे, उनको तो सुधरना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। नहीं सुधरेंगे तो बाहर हो जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो दौर से बाहर रहेंगे। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पवन जी। पांडे जी ने कहा कि हमने अच्छी परंपरा दी है सदन में, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पहले बंद कमरों में होता था। पांडे जी खुद देखिए, अगर जितने भी बिल लाए जा रहे हैं वो बंद कमरों में लाए जा रहे हैं, अध्यादेश के द्वारा लेके आ रहे हैं। आप उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। जो भी कृषि बिल आता है, अग्निपथ आता है, सारे के सारे डिस्कशन में कोई नहीं आता। और जब विपक्ष डिस्कशन की बात कर रहा है तो आप उसको डिस्कशन के ऊपर लाने नहीं चाहते, आप उनको इजाजत नहीं देते हैं। नहीं, कुछ तैयारी नहीं है। पांडे जी एक एक करके, पांडे जी आप अपनी बात रख रहे थे, पवन जी सुन रहे थे। पांडे जी एक मिनट, पवन जी की बात आ जाए, मैं फिर मौका दूंगा आपको, फिर मौका दूंगा। पवन जी की बात आ जाने दीजिए। जी पवन जी। नहीं, मैं वही कह रहा था, जब पांडे जी कह रहे हैं कि सारा बंद कमरों में होता था, वो बंद कमरों तो अब हो रहा है, अध्यादेश लाए जा रहे हैं। जबकि आज तो आपके पास अध्यादेश लाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन करिए और वोटिंग कराइए। आज तो सीधा हाथ उठा के ही जो है आई और नो के ऊपर आपका काम चल रहा है, और जब कोई विपक्ष का नेता कुछ बात करता है तो उसको आप बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ, तो लोकतंत्र का गला घोट कर रहे हैं आप। किसको बाहर निकाल दिया? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में 10 साल में कितने दिन पार्लियामेंट चली, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। पार्लियामेंट 10 साल में कितने दिन चली, ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं बताऊंगा आपको भी पता है। पांडे जी आप मजबूत विपक्ष से चलने नहीं देते थे, एनडीए चलने नहीं देता था संसद। हाँ, एनडीए चलने नहीं देता था, चलाया। और हम कैसे चला रहे हैं आपके बहिष्कार के बाद भी, अनशन करने के बाद भी, वेल में कागज फेंकने के बाद भी आप जो है प्रधानमंत्री में कागज वो तो तानाशाही, जो आप लोगों की तानाशाही की वजह से चल रहा है सब कुछ। अगर आप देखेंगे एनडीए के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में पूरा स्टेशन खत्म हो गया था। आप लोगों ने महंगाई के नाम पे या किसी की जानकारी नहीं है, आपके पास छटपटाहट है सत्ता की। आज सत्ता सत्ता तो आपके पास है, आज सत्ता पाने के लिए हमारे पास कोई सत्ता नहीं करना चाहते, आप समाज के लिए लड़ना नहीं चाहते, आप समाज के लिए अनशन करना नहीं चाहते। मुझे बताइए कितने अनशन किए हैं पूरे 8 साल में? बस वही सवाल पांडे जी, वही सवाल आपका, वही सवाल पवन जी से मैंने किया है। पांडे जी पार्लियामेंट बंद कर देते हो, पांडे जी पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए है, पांडे जी निश्चित है, उठाने के लिए है, लेकिन आप लोग चलने नहीं देते थे। पांडे जी ये लोग चलने दे रहे हैं, आप लोग मजबूत विपक्ष थे। 10 साल में 41 दिन संसद चलाया इन्होंने। आप देखिए, रिकॉर्ड चेक करिए, इससे बिल्कुल स्थिति क्या होगी देश की। हम आपसे सवाल यही करने वाले थे कि आप लोग चलने नहीं देते थे पार्लियामेंट। बहस की बात अलग है। पवन जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरी बात तो पूरी होगी, लेकिन ऐसा है ना, देखिए जिस हिसाब से बात करते हैं, आज की डेट में अगर विपक्ष का कोई भी नेता अगर इनकी पॉलिसियों के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज हो जाते हैं। अगर कोई बात करता है तो उनको राष्ट्रद्रोही घोषित कर देते हैं। आप देखिए, हम लोग रोड के ऊपर अगर आते हैं तो धारा 144 लगा के हम लोगों को बंद कर देते हैं, घरों में कैद कर देते हैं। तो इन्होंने तो पूरा तानाशाही अपना रखी है। तानाशाही के अंदर विपक्ष कहाँ अपनी बात रखी है? विपक्ष अपनी बात जो रखता है मीडिया के द्वारा रखता है। त्रिपाठी जी जैसे चैनल बहुत कम है जो बात सुनते हैं और लोगों की बात कहते हैं, बाकी तो सब कुछ सारे चैनल को खरीद कर रखा हुआ है। आज सुबह से लेकर शाम तक बहुत मुकदमे के डर से आप बात ही नहीं उठाओगे। पांडे जी मुकदमे तो कर दिए गए हैं, मुकदमे तो कर दिए गए हैं। हम लोग पांडे जी, शर्मा जी, पांडे जी थोड़ा समय कम है, बहस कहीं और चलेगी। बहस महंगाई के मुद्दे पे है। पांडे जी बहस महंगाई के मुद्दे पे है। यामिनी जी के पास एक बार फिर चलते हैं। यामिनी जी आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यामिनी जी, अगर इसी तरह जैसे कि लगातार जीएसटी का जो ग्राफ, कलेक्शन का ग्राफ है, वो लगातार बढ़ रहा है, बावजूद इसके जीएसटी में कुछ जगहों पे जरूर मान लेते हैं, जैसा मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो लेंस आएगा वो थोड़ा सस्ता कर दिया है, 12% से घटा के 5%, लेकिन उसके विपरीत बाकी जो रोज की जरूरतें हैं उन पे लगातार जीएसटी बढ़ता जा रहा। तो ऐसी स्थिति में कैसे कंट्रोल होगा, कैसे आम आदमी जीवन जिएगा? जी देखिए, जीएसटी के दायरे को इस तरीके से बनाया गया है कि वो रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, क्योंकि अब कॉम्पनसेशन का पीरियड जो है स्टेट का खत्म हो रहा है। तो अब जो जीएसटी का पूरा कलेक्शन होगा, क्योंकि वो सेंटर और स्टेट में बराबर में बांटा जाएगा,
उसमें स्टेट्स को काफी हद तक नुकसान हो रहा था जीएसटी कलेक्शंस में। कोशिश ये की जा रही है कि रेवेन्यू न्यूट्रल करके ऐसे जीएसटी को बनाया जाए कि वो स्टेट्स को उनके जो पैसे हैं वो दे सकें, और जो वो वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम्स चला सके, ताकि ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है सेंटर और स्टेट का वो कम हो सके। जहां तक महंगाई का सवाल है, देखा जा रहा है कि जो महंगाई का दर है वो खास तौर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से बढ़ रहा है, और जो $139 पर बैरल पर भी पहुंच गई थी, जिसकी वजह से जो आप पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो है लगातार बढ़त देख रहे थे, उसकी वजह से बाकी की चीजों में भी बढ़त हो रही थी। पर क्योंकि तेल के दाम हाल कुछ समय से जो है अब 1-2 हफ्ते से कम पे आ रहे हैं, माना जा रहा है कि वो इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होगा। एक ओवरऑल स्लो डाउन भी है इकोनॉमी में जो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो खपत है वो माना जा रहा है वो कम होगी, क्योंकि लोगों के पास जो है सीमित दायरे हैं अपने खर्च करने के, वो कम खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से जो जीएसटी की कलेक्शन जो अभी बढ़ी हुई दिख रही हैं वो शायद कम नजर आए। जी, चलते चलते श्रीवास्तव जी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बन गई है जी। अब आप देखिए, बात तो महंगाई की मार पर हो रही है और मुद्दा कहीं और भटक जाता है, संसद तक पहुंच जाता है। मेरा ये कहना है कि आप देखिए, जैसे नारियल पानी, फुटवेयर, जैसे रॉ मटेरियल पर अगर मान लीजिए जीएसटी लग जाती है तो उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा वो तो और महंगा हो जाएगा। महंगा होगा तो किसके ऊपर जाएगा? वो कुल मिलाकर के उपभोक्ता पर ही जाएगा। प्रोड्यूसर पर इसकी मार नहीं पड़ने वाली, जो कुछ भी है जो है उपभोक्ता पर है। अगर उपभोक्ता पर इस तरह का प्रेशर बनता है और आय नहीं बढ़ती है तो निश्चित रूप से पूरे समाज का सामाजिक ताना बाना, पूरा ढांचा चरमराने की स्थिति में आ जाता है। मेरा मानना है कि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी सरकारें हों, इनको पूरा गंभीरता से विचार करना चाहिए, न कि मिसमैनेजमेंट जैसी कोई बात आए, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जिससे जो है लोगों के ऊपर जो है आर्थिक बोझ पड़े। त्रिपाठी जी, आप एकदम आप ये मानिएगा कि जितनी भी इस मुद्दे पर बहस हुई है, कुल मिला के ये है कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि लोअर मिडिल क्लास या अपर क्लास पर हो। जहाँ पर ये फ्री बांट रहे हैं वहाँ गरीब तबके पर भी काफ़ी कुछ असर है, क्योंकि इन सामानों को गरीब लोग भी खरीदते हैं। जी बिल्कुल। बहुत संक्षेप में मोदी जी, ये क्या आपको लगता है कि जो सरकार अपनी योजनाएं चला रही, जिसमें सबसे, जैसा कि कई दर्शकों ने भी कहा कि फ्री स्कीम जी, उसकी वजह है ये? बिल्कुल सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अभी भी वापस कह रहा हूँ सर, कि आपको आदमी को मुफ्तखोर बनाने के जगह आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आय सीमित है, आय वहीं की वहीं है, आय बढ़ी नहीं है, कम हुई है, खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। इस कारण से, इसी कारण सिर्फ यही है कि फ्रीबीज बट रहे हैं लोगों को। अभी साहब ने बताया कि 4 सिलेंडर हम मुफ्त में देते हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे करेंगे साहब। 4,000 रुपये मंथली या ईयरली अगर हम दे रहे हैं तो आप सोचिए उसकी आय क्या होगी। आप खुद कहते हैं कि एक पर कैपिटा इनकम जो एक आदमी की आय है वो 165 रुपये है एक प्रति व्यक्ति की। अगर वो है तो किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। चूंकि समय भी समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, पवन जी आपका। हमें को भी जिंदा रखना है। जी पांडे जी, साफ नियत स्पष्ट विकास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात रखिए। ट्रांसपोर्टेशन भी कम किया है सरकार, ट्रांसपोर्टेशन भी कम किया है त्रिपाठी जी। ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांजिट पोर्ट में भी कमी आई है तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आम लोगों को, धीरे धीरे उसका भी फायदा होगा। चलिए, साफ नियत ऊंट के मुंह में जीरा, एक कहावत है, आप जानते होंगे, ऊंट के मुंह में जीरा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, पवन जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका, मोदी जी आपका, यामिनी जी आपका, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो महंगाई वाकई किसी डायन से कम नहीं है, ये हर दिन हमें खा रही है।
जी हाँ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज की तारीख में आम आदमी ये सोचने को मजबूर है कि वो कम कमाई में कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करे। उधर सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कोई भी महंगाई को कम करना तो दूर, उसे स्थिर भी नहीं रख पा रहा है। अब ऐसे में भला आम आदमी करे तो करे क्या? इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।